सिर्फ जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के बारे में, तात्या टोपे जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में। ये कहा जाता है सन हीरो, यानी जिनके बारे में गाथाएं गाई गई, लेकिन और भी उनके पीछे बहुत सी शहादत हुई, शहीद हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी को हम तक पहुंचाया और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनका नाम और निशान इस देश में नहीं है। उसके तहत भारत सरकार ने अनसंग हीरो, यानी जिनकी गाथा नहीं गाई गई, उसके ऊपर नाटक करने को कहा गया। प्रस्तुत है नाटक वीरांगना झलकारी बाई, समूह सुमुखा, दिल्ली। निर्देशक अरविंद सिंह चंद्रवंशी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। धन्यवाद। कितनी सुंदर, कितनी हंसमुख, क्या रूप आया है रानी में। रानी में साक्षात देवी है देवी। क्या वो मेरे हाथ से माला पहन लेंगी? मैं निर्धन हूँ, अनपढ़ हूँ, ये सब अमीर है, बड़े घराने के हैं, पर ये सब मुझे देख के हंसने ना लगे। मुझे महलों मुझे झोपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखने चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी सरल स्वभाव वाली रानी मेरी माला पहनने से क्यों इनकार करेंगी? मैं निर्धन हूँ पर लाचार नहीं। कितनी लज्जा और कितनी शर्म है इस नारी में। कितना सरल स्वभाव, वही चेहरा, वही नासिका, वही कंगारे नैन। सुनो, कौन हो तुम? वहाँ पीछे क्यों खड़ी? आगे आओ। मैं तो कोरी हूँ सरकार। तुम्हारा नाम क्या है? झलकारी। झलकारी दुलैया। वाह झलकारी, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुमने गुण पाए। सच में तुम नारी के रूप में बिल्कुल देवी की तरह झलक रही हो। अरे मेरा मुंह क्या देख रही? माला पहना तो फिर फुर्सत से देख क्या। कौन है ये? कहाँ से आई है? ये झलकारी है। इसका जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी नगर में हुआ था। ये कोरी वंश की है। बहुत इसका लाड़िया है। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। झलकारी बचपन से बड़ी चंचल, चतुर और गुणवान है, और सुना है कि बचपन से इसे तीर तलवार चलाने आते हैं, और लड़ाकू के साथ साथ बड़ी जिद्दी भी। इसका विवाह नयपुरा के पूरन के साथ हुआ है। झलकारी के प्रति एक कार्य से पूरन ही नहीं, बल्कि उसके सास ससुर भी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी बुंदेलखंडी भाषा बोलने में दक्ष है। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। ये बात की बहुत हठीली है और जो बोलती है उसे पूरा करती है। झलकारी का पति पूरन, उसका गोत्र जतरैया है। उसके यहाँ कपड़े बुनने का काम होता है। पूरन को कुश्ती और मलखम पट्टेबाजी का बड़ा शौक। हमारी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराजा गंगाधर राव से हुआ है। महाराजा गंगाधर राव थोड़े से विलासी हैं। बेचारी महारानी इसी चिंता में डूबी रहती है कि झांसी के भविष्य का क्या होगा। महारानी चाहती है कि उनका परिचय झांसी की प्रत्येक नारी से हो जाए। इसीलिए रानी ने चैत्र नवरात्र में अपने महल में एक विशाल गौर की प्रतिमा स्थापित करवाई, ताकि झांसी के प्रत्येक नागरिकों के लिए हल्दी कुमकुम त्योहार में सम्मिलित होने के लिए महल के द्वार खोल दिए जाए। परंतु अपने कक्ष में जो गौर स्थापित करवाई है, वहाँ किसी भी जात के नागरिक जा सकते हैं। किसी नागरिक के लिए मना नहीं है। झलकारी, तुम कहाँ रहती हो? सरकार, मैं तो नयपुरा में रहती हूँ। तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? सरकार, वो तो मलखम कुश्ती करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हम सबको घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती सब कुछ सीखना चाहिए। क्या कहते हो सरकार, हमको भी कुश्ती लड़न पड़े है? हाँ, इसमें शर्म की क्या बात है? हमें दुश्मनों से अपनी झांसी बचाने के लिए सब कुछ सीखना चाहिए, और वो तुम्हें हम सिखाएंगे। तुम कल से हमारे पास आए। ठीक है सरकार। झलकारी, एक बात बताओ, तुमने सब कुछ बता दिया किंतु अपने पति का नाम तो नहीं बताया। बड़ी चतुर मालूम होती है। पहले आप तो बताओ। तो भाइयों, शिव जी की जटाओं से क्या निकलती है? गंगा। अब तुम बताओ झलकारी। भाइयों, होली कौन सी तिथि को जलते हैं? पूरनमासी को। अच्छा, तो तुम्हारे पति का नाम पूरन है। झलकारी, तुम जुग जुग जियो और नारी का सर सदैव गौरव से ऊंचा रहे। बस यही हमारा आशीर्वाद है। काश झांसी की प्रत्येक स्त्री अगर ऐसी ही हो जाए तो दुश्मन कभी भी झांसी की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हमार बचवा। सुनो सुनो सुनो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे महाराजा की मृत्यु के पश्चात अब झांसी की सारी भागदौड़ हमारी रानी लक्ष्मीबाई पर आ गई है, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजी सरकार हमें कमजोर कर सकती है। झांसी को दुश्मन से बचाने के लिए रानी ने सारा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है और ऐलान करवाया है कि गांव की हर एक स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी आत्मरक्षा के लिए या फिर झांसी को दुश्मन से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है तो महल में अपनी उपस्थिति दर्ज करे। और स्वयं रानी द्वारा रचित इस महल दल में तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी भी सिखाई जाएगी। और स्वयं दुर्गा देवी के आशीर्वाद से रखे जाने वाले इस दल का नाम होगा दुर्गा सेना। लो भाइयों, अब औरतें बंदूक चलाएंगी और हम लोग झाड़ू पूछा इसका मतलब कि औरतें बंदूक चलाएगी और हम जैसे मर्द चूड़ियां पहनेंगे। भाइयों, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे आगे और क्या होता है। जलकारी के अभ्यास के लिए अंजीरी टोड़ियां उसके घर से लगभग 1 मील दूर है और एक पक्का गोला जो बालाजी गुन्नाव को जाता है। और वो देख रही हो पगडंडी का मार्ग, इसी मार्ग से झलकारी का आना जाना है। और इतना ही नहीं, ये सामने वाला मंदिर देख रही हो, मंदिर के आगे पीछे ढाल है। दाहिने तरफ ढाल के नीचे धान की खेती होती है और बाएं तरफ का ठीक 50 कदम की दूरी पे एक बड़ा सा मैदान है। मैदान के सामने 2 बड़ी बड़ी चोटियां हैं जिसमें झलकारी अभ्यास करती है। बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी ठंडी है और झलकारी सुबह सुबह उठ घुड़सत्तू का सेवन कर बंदूक अपने कांधे पे लाद बारूद की गोलियों का झोला अपनी बगल में था अंजीरी टोड़ियों की ओर निकल पड़ी। लेकिन देखो ना, इतनी ठंडी में हमारा शरीर कांप रहा है, लेकिन कपकपाती हवा से झलकारी बिल्कुल नहीं घबराती, बल्कि अपने बंदूक को संभाल के उसमें गोली भरकर घोड़ों को खींच के अभ्यास में जुट जाती। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों का कुछ पता है? झलकारी ने बचिया मार दी। हाँ भाई, अरे बंदूक से मार दी। बंदूक के नशे में आपकी बीच गई थी क्या? भाई ये तो घोर पाप हो गया, घोर पाप। मन सरकार की गति, सरकार की गति, सरकार की गति। पहले पुरन में पंचायतों के बीच खड़ा किया जाए, फिर पंचायत शुरू की जाए। सरकारी डोरिया पर कैसे गई?
माफ हो पर सरकार, वो एक दिन और कुछ में महल गई थी। वहाँ रानी ने उपदेश दिया कि देश के खातिर बंदूक चलाना और तलवार चलाना सीखे, और इसी अभ्यास के सबब में टोले पर गई थी। तुम्हें मालूम नहीं है, बहुओं को डाक में फिरना, बंदूकें चलाना हमारे जातीय धर्म के खिलाफ है। हाँ ठीक है सरकार। तो फिर तुम्हारी बहू की आंखें ना थी, गरीब ब्राह्मण के बच्चे मार दे। तो तुम कुछ नहीं कर सकते सरकार, परंतु बच्चा मरी नहीं, जिंदा है। और सबूत? मुझे नहीं, कोई सबूत नहीं है इसके पास। सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं सर। झूठ बोल रहा है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सबूत नहीं है तो पूरन अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा। ये अपराधी है, ये अभागी है, इसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। ये पापी है, इसे छुआ तो न जाए। इसे नगर से बाहर किया जाए। झलकारी का मुंह तक न देखा जाए। इसका जाति बहिष्कार किया जाए। सरकार, इसका बाहरी दंड रखो। मेरी जन्म की मौत समझ छोड़ा, हम निर्दोष हैं। सरकारी निर्दोष है पर विश्वास करो। पंचदाता की गद्दी अमर है। हम सरपंचों ने सोचा और विचारा और इस निर्णय पर आए हैं कि झलकारी ने गोली चलाई और बच्चियां मर गई। पूरन अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि गौ हत्या महापाप है। यदि इसको नरक की सजा में दी जाए तो भी कम है। इसलिए हमारे जातीय विनियम धर्म के अनुसार पूरन और झलकारी दोनों दंड के भागी हैं। इसलिए इनका जातीय बहिष्कार तो किया नहीं जाता है, साथ ही इतला दी जाती है कि 24 घंटे के भीतर झांसी से मुंह काला करके बाहर कर दिया जाए। और दंड इसका और झलकारी का मुंह तक ना देखा जाए। पंचदाता की गद्दी, पंचदाता की गद्दी। क्या होगा? रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, झलकारी निर्दोष है, झलकारी। रानी साहिबा, हमें नगर से बाहर निकाल दिया गया। वो पूरन, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं पंचों के निर्णय का उल्लंघन कैसे करूं। यकीन मानो झलकारी मेरी बहन की तरह है। रानी साहिबा, हमें आज ही नगर छोड़ देना है। नहीं, तुम आज नगर नहीं छोड़ोगे। हम इसकी जांच करवाएंगे आज, अभी और इसी वक्त। सुनो, पूरन के समाज के महते मुखिया चौधरी और जिस ब्राह्मण की बच्चा को गोली लगी उसे फौरन हमारे सामने यहाँ पेश किया जाए। पेश किया जाए फौरन। तुम दोनों को समझाकर जो बात सच है वो बताओ। अगर झूठ बोले तो तुम्हारी खैर नहीं है। बताओ बच्चा कहाँ है? सरकार, सच बात तो ये है कि बच्चा मरी नहीं, जिंदा है। चिंटू बच्चिया है कहाँ? सरकार, वो हमने दूसरे ब्राह्मणों के कहने पर हत्या भेज दिया। और क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी वजह से पूरन और झलकारी को समाज से बहिष्कृत किया गया? इन्हें नगर छोड़ने की सजा हुई है। बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूं? भाई साहब, गरीब ब्राह्मण, इसमें दूसरे ब्राह्मणों को कहने पर दतिया भेज दिए, माफ कर दिया जाए। रानी साहब, माफ कर दिया जाए गरीब ब्राह्मण। सुना आप लोगों ने कि पूरन पूरी तरह से निर्दोष। अब आप लोगों की क्या राय? भाई साहब, पूरन अब निर्दोष साबित हो गया है, तो एक बंगला दे दीजिए और खुशी खुशी पूरन अपना जीवन व्यतीत करे। पूरन और झलकारी की ओर से मैं एक क्या ऐसे हजारों बंगले देने के लिए तैयार हूं। चलो। श्रीमान सरकार की, श्रीमान सरकार की, श्रीमान सरकार की। भाई साहब की जय हो। बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप सुनिए जरा, इस मिलने आए हैं। तो मेरी आशंका सच निकली। इधर देव तो उस फिरंगी को जो आ गया।
और इस लिहाज द्वारा ये सूचना पूरे झांसी में प्रचलित कर दी गई है कि अब यहाँ की जनता एलिस को टैक्स अदा करके अपना जीवन संतुष्टि से बिताए। गवर्नर जनरल मार्शल। मिस्टर एलिस, आप यहाँ से फौरन निकल जाइए क्योंकि मैं आपकी इस परवाने को बिल्कुल भी नहीं मानती। जा रहा हूँ मैडम, जा रहा हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इन अंग्रेजों को झांसी कभी नहीं दूंगी। ठीक कहा तुमने सुनिया। इनको झांसी तो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। जो हुकुम भाई। चलो। रानी साहिबा, झांसी की सारी रियाया आपके साथ है, लेकिन हमें फिर भी इसे और चुस्त और दुरुस्त करना है, इसमें इजाफा करना है। आपकी बात पर अमल हो चुका है गौस मोहम्मद। हमारी फौज अब पहले से कई गुना ज्यादा चुस्त और दुरुस्त है, क्योंकि हमारी फौज में पूरन कोरी से कई नौजवान आ चुके हैं, बल्कि पूरन कोरी की स्त्री झुकारी भी बहुत अच्छी सैनिक बन चुकी है। मैं अपनी सेना की कमान में सौंपना चाहती हूँ। क्या हो? भाई साहब, मैं सोच रहा था कि क्या स्त्रियां युद्ध क्षेत्र में लड़ पाएंगी। दीवान दुल्हाजो, अब देखिए ना भाई साहब, राजपूत एक बहादुर जाति रही, लेकिन राजपूत स्त्रियां युद्ध क्षेत्र में लड़ती नहीं थी। वो बल्कि शत्रुओं से अपनी लाज बचाने के लिए जौहर की रस्म लगा करके जिंदा जल जाती। और मैं उसी रस्म को बदलना चाहती हूँ। मैं स्त्रियों को छुई मुई नहीं बल्कि जहर पूछी कटारी बनाना चाहती हूँ। मैंने अपनी दुर्गा सेना की प्रत्येक स्त्री से कह दिया कि अगर तुम्हें युद्ध करते वक्त कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारी इज्जत आबरू पर आंच आने वाली है, तो स्वयं अपनी कटारी से अपनी आत्महत्या कर लेना। युद्ध भूमि में मरना तो जौहर की तुलना में कई गुना अच्छा है।
निशाने पर लगकर तबाही मचा रहा है। हाँ भाई साहब, देखिए दुश्मन भाग रहा है। दुश्मन भाग नहीं रहा है, झलकारी किसी ने भेज दे दिया है। वो देखो उसे निशाने रानी पर साहबा। गोलाबारी कर रहा है। रानी साहबा, दीवान दुराजू ने गद्दारी की है। उसने ओरछा फाटक खोल दिया है। अंग्रेजी फौज ओरछा फाटक से घुसाई है। रानी साहबा, वहाँ फौरन तुमको पहुंचना होगा। आप लोग यह कमान संभालिए, मैं फौरन भागूं लेकर पहुंचती हूँ। संभालिए। भाऊजी, आज का युद्ध तो बहुत ही भयानक है। हमारे सिपाहियों ने सिपाहियों को खाचर गोली की तरह काटा रानी साहब। उससे क्या फर्क पड़ता है भाऊजी? हमारी सेना के तो हजारों जवान शहीद हो गए, हमारे प्रिय अंगरक्षक भी शहीद हो गए। नाना पोपटकर, कौस मोहम्मद, कितने वीर सरदारों ने झांसी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। और तो हमें अभी एक और बुरी खबर मिल चुकी है। वो क्या भाई साहब? वो ये कि हमारी मदद के लिए ताटर टोपे जी जो आ रहे हैं, अंग्रेजों ने उस पर हमला कर दिया, सारी सेना को तितर-बितर कर दिया है, रसद लूट ली। भाऊजी हम अकेले पड़ चुके हैं और हथियार डालने से तो अच्छा है कि हम स्वयं ही। भाई साहब कीजिए। तुम कैसे इतनी रात गए? भाई साहब, आपसे मिलने के लिए मुझे बड़ी आई। पूरन, तुम्हारे इलाज के लिए तो हमने वैद्य जी को घर पे भेज दिया था। मैं उन्हें राजवीर के इलाज से तो इतना स्वस्थ हो पाया नहीं। अभी तो आपके दर्शन के लिए सिद्धराज नहीं चला। सरकारी पूरे कोई शिकायत में नहीं आया। भाऊजी ने मुझे हर्ट किया। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ भाऊजी यहाँ पर। क्या कहना चाहते हो? ऐसा मैं आपके पैर छूकर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। चिंतन विरोध के हमले से झांसी की सेना शक्ति टूट चुकी है। बची कुची सेना का सामना नहीं कर पाई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दामोदर राव के साथ निकल जाए और कानपुर पहुंच जाए। क्या? मैं दामोदर को लेकर यहाँ से भागकर कालवे में शरण ले लूं? ये नहीं हो सकता। मैं झांसी नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं अपना प्राण दे दूं झांसी के लिए। भाई साहब, पूरे ने वही बात कर दी जो कुछ देर पहले मैं कहना चाह रहा था। क्या कह रही है भाऊजी आप भी? भाई साहब, आप अपने नहीं अपने दम तक खुद झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर आपकी सुरक्षा के लिए आप झांसी से निकल जाइए। रानी साहब निकल जाइए। हाँ भाई साहब। अभी आपकी विश्वसनीय सैनिकों के टुकड़े बनी हुई है। अगर आप खंडेरी फाटक से निकल जाए तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। और मेरे पीछे यहाँ सब कुछ कैसे चलेगा भाऊजी? कैसे होगा सब कुछ? भाई साहब, अभी सोचने का समय नहीं है। आप तालती में रहकर नई सेना तैयार करके झांसी को वापस ले सकती है। हाँ भाई साहब, मान जाइए भाई साहब। हाँ भाई साहब, मान जाइए। हाँ
शहादत दिवस पर याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी इंडिया ने T20 में जीता वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने मारा शतक। भारत माता की जय। 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 भारत माता जय। भारत माता की 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की 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 मानवता धर्म हो हिंसा का, मानवता धर्म हो हिंसा का, पथ हो सत्य अहिंसा का, पथ हो सत्य अहिंसा का। दुख के पार नाश दे समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बात बोलेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं जाएंगे पगला गया है। अरे देख रहा है कि माई का मन खराब है तो वो कुछ नहीं बुझा रहा है। बुझाता का है सब बुझाता है लेकिन वो साला हम अपना खेत में काम करने नहीं जाएंगे खाली बात बात पे कर जाता है। तो तुम अपना काम से मतलब रखो। अरे सब बड़का आदमी है, जमींदार है, और कुछ बोलिए दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया है? क्या हो गया? काहे कुछ बोले? अब उसका बंधुआ मजदूर है जो कुछ बोल दे। जब देखो तब गाय बकरी की तरह भागते रहता है। एक पाँचों का लड़का, एक पाँचों की भेड़न।
मजाक करी उन्होंने, बड़का आदमी का खाली गाली से बात करे। जुब्बा, हम सब निर्धन हैं, गरीब, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। अरे सब मिलकर कमाएंगे में तो घर कैसे चलेगा, खाएंगे कहाँ से? आज माँ बीमार है, काम पर नहीं जाएगी, और तुम भी नहीं जाएगा तो आज एक आदमी का मजदूरी कम जाएगा। इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? दवाई में पैसा लगेगा ना। अरे बोलो पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से आए, लेकिन हम ओकरा हम काम करने नहीं जाए। ओकरा हम काम करने से कौन हम सबका दिन फिर गया है? एक तो काम ज्यादा और मजदूरी कम। छोटके थे तभी से उसको देख रहे हैं, कैसे नजर खराब कर रखा है अपने गांव के जनानी सब पर। मन तो करता है गर्दनें मरोड़े। हाँ, मन तो करता है गर्दनें मरोड़। अरे गर्दन मरोड़ने से क्या होगा? अपना गुजारा चल जाएगा। कहाँ नहीं चलेगा? जैसे पहले मछली बेच बेच के गुजारा करते थे, वैसे ही गुजारा करेंगे। कम से कम अपना आजादी से रहेंगे। हाँ, कम से कम अपना आजादी से तो रहेंगे। बड़का है आजादी से रहने वाला। अगर मछली बेच के गुजारा चल जाता तो काहे अपना खेत में काम करने जाते? अब ज्यादा सोचो मत, चलो काम। अरे चल ना भाई, चल चल। रुको काका, हम तुम दोनों भाइयों की बुरी बात सुन लिए ना। जब इसको खेत में काम करने का मन नहीं है तो काहे लेकर जा रहा? तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा काका? अरे हिगनपुर चीनी मिल है ना, वहाँ काम मिल जाएगा। हम भी तो वही काम करते हैं ना। रोजाना दिहाड़ी मिलता रहेगा, सुबह जाएगा और शाम को दिहाड़ी लेकर आ जाएगा। कोनो झंझट की बात नहीं, समझा? अरे सोच का है, चलो Idiot! Bloody Indian! What? ठीक से बात करो, नहीं तो भाई तुम्हारा खबरी उठेड़ देगा। तुम बेटा आउट। सुनो, सुनो। तुमको मालूम है ना, आज इवनिंग तक ब्लॉक नंबर 2 का सारा शुगर कैन कट जाना चाहिए। ओके? ओके सर। नहीं तो इस सबका दिहाड़ी रोक दो। अंडरस्टैंड? यस सर। तुम सबको मालूम है, ये भीखनपुर चीनी मिल एग्रीकल्चरल फार्म, यहाँ पर किसी भी तरह से काम में कटाई नहीं चली। इस फार्म में किसका किसका ड्यूटी है, तुम सबको समझ में बताया। यहाँ से निकालना, एक तो मील में भेजने वाले ट्रॉली में डालने का काम करना, नहीं तो तुम सबका दिहाड़ी रोक दिया जाएगा। बुझ गया तुम सब? चलो सब काम कर लो। क्या जुब्बा भैया, क्या सोच रहे? कुछ नहीं शर्मा, बस यही सोच रहे थे कि सब लोग एक जैसा माई की कोख से पैदा होकर आते,
सब लोग यह धरती का उपजा हुआ दाना पानी खाता है, तो वो सब यहाँ आके ऊंच नीच जात पात काहे करता है शर्मा? तुमको पता है गांधी बाबा इस सब के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांधी बाबा कौन? तुम गांधी बाबा को नहीं जानते? नहीं। अरे तनी दुनियादारी के खबर रखो, समझा? हाँ समझ गया। ऐसे तुम तो भैया गांधी बाबा के तो बड़का चेला बन गया। सरवन, हमको भूख लग गया है। भूख लग गया है? अरे पागल, अभी खाना खाने की घंटी नहीं बचा, थोड़ी देर बाद खा लेना। अरे क्या हुआ? अभी खाए चाहे बाद में, खाते फिर कमेंट करना, हम आते हैं खाने। अरे रुको, क्या कर रहा है तुम? घर को संभालने के बदले जुलूस में लगा। चीनी मिल में काम करने गया, लड़ाई करके मुकदमा करवा, अब जुलूस करने लगा। तुमको मालूम है अपना ही देश गुलाम है कि गोरे अंग्रेजमन हमारे भारत माता को गुलाम बनाए रखा है। अपना देश बेच रहा है, अपना देश और समाज बचेगा तब ना हम घर संभालेंगे भैया। क्या बोले जा रहा है? देश और समाज को बचाने का काम हमारे नेता और बड़े लोगों का काम नहीं, खाली बड़े लोगों का काम नहीं, हमारा भी काम है। मालूम है गोरे अंग्रेजमन हमारे इस धरती माँ को गुलाम बनाकर लूट रहा है, बेच रहा है। हमारे मजदूर गरीब किसान भाइयों का शोषण कर रहा है, उनका खून चूस रहा है। पता है चंपारण में हमारे किसान भाइयों के साथ ये अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तब ना ही उनके पास खाने को अन्न था, ना ही पहनने को कपड़ा। वो नरक की जिंदगी जी रहे थे, नरक की जिंदगी। तब गांधी बाबा आए और इस सब के खिलाफ आवाज उठाई। इस सब के लिए उन पर मुकदमा भी हुआ, लेकिन वो झुके नहीं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें भी उनका साथ देना होगा भैया, हमें भी इस सब के खिलाफ आवाज उठाना होगा। तो तुम इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ भैया, हमको भी लग रहा है कि हम बड़े हो गए। कहा कि हमको मालूम हो गया भैया कि धरती माई हम सबकी माई है। जैसे हमको तुमको अपनी माई ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही धरती माई भी तो हमको तुमको पालती पोसती है। वे अन्न, हवा, पानी, जीवन सब देती है। तेरी जन्म देने वाली माई से भी बढ़कर हुई ना। बोलो, इतना ही नहीं, ये तो हमारे दादा परदादा सबको पाली पोसेंगे। सोचो, अगर कोई इस पर गलत आंख से देखेगा तो कैसे छोड़ देंगे भैया? और गोरे अंग्रेजमन हमारे इस भारत माँ को गुलाम बनाए रखा है, तो कैसे चुप रहे भैया? तुम ठीक है कह रहा है। जब हम अपना बीमार माई को नहीं छोड़ सकते, तो धरती माई का ध्यान रखना कैसे छोड़ सकते हैं? आज से तुम जहाँ जाएगा, हम भी तुम्हारे साथ ही अंग्रेजमन को भगाने के लिए जाएंगे। हमको रोकेगी तो
हम छोड़ेंगे नहीं। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और तुम दिन भर पिएगा तो घर कैसे चलेगा? बच्चा को कैसे पोसेंगे? इससे अच्छा होता कि हम 4 बार खाके मर जाते। अब तो जाना मर जा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पीवे करेंगे। हम सब सुन रहे हैं। कैसा मर्द है तू? अपनी पत्नी पे हाथ उठाते लाज नहीं आती? अरे बाल बच्चे की कोनो चिंता फिक्र है कि नहीं? लगता है आपने नशाबाजी के चक्कर में सबको भूखा मारेगा का? हाँ? अरे तुम अपना काम से काम रखो। अरे ये मदद चाहती है, तुम होता तो नहीं चिंता करने वाला। हाँ? अच्छा। नेता कौन? हम कौन चिंता करने वाले ना? हाँ? अरे तुम सब के कारण ही अभी हम लोग यहाँ तक पिछड़े हैं। अपने बारे में सोच सोचकर अपना बाल बच्चा को भूखा रखकर अपनी को काम पर चिंता करके रखने वाला आदमी नहीं, जानवर है जानवर। और जिसको परिवार समाज से प्रेम नहीं, उस समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। और जब से जगह जगह शराब का दुकान सब बढ़ गया है, तब से गांव-गांव में ये हाल है। लोग वो समय मर रहे हैं, अपने बाल बच्चा घर परिवार को रोता बिलखता छोड़कर। तुम ही बताओ, घर में मर्द चाहे जनानी किसी को कुछ हो जाए तो घर कैसे चले? हैं? बोलो। पर तुम जैसे मूर्ख लोग तो समझने को तैयार ही नहीं। तुम सबके कारण अभी भारत माँ कष्ट में है, धरती मैया रो रही है। देख भाई, एक संत भले भूखा रह जाए, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ा दिया, इसको आगे बढ़े। ये आगे बढ़ेगा, अपना गांव समाज देश आगे बढ़ेगा। क्या चाहता है? अभी जैसे तुम नशा में जानवर जैसा बन गया है, इसको भी ऐसा ही बनाना चाहता है। बोल। एक तो ऐसे ही हम लोग जात पात धर्म में फंसे हुए, ये अंग्रेज इसी का तो फायदा उठाते। इनको पता है हम गरीब हैं, जैसे नचाएंगे नचेंगे। हैं? अरे तेरे से गुलाम बना कर रखा ही है। ये सब दिमाग से गुलाम बनाने का तरीका है। इसलिए कह रहे हैं भाई, नशा मत करो, और जो नशा करता है उसे रोकने में हम सबकी मदद करो। नशाखोरी बंद करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ कसम, बाल बच्चे की कसम खाकर करते हैं। आज दिन के बाद मैं नशा कभी नहीं करूँगा। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशाखोरी बंद करो। बंद करो, चुप्पा 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 चुप्पा, बाल है चुप्पा। जिधर देखो उधर वही दिखता, वही सुनाई देता है। चुप्पा। गांधी जी का भाषण सुनकर हर आंदोलन में खड़ा हो जाता और लोगों को इकट्ठे करता, गांव-गांव अभियान भी चलाता। कहने की आवाज सुनकर लोग हमारे खिलाफ हो गए और ये कल दोपहर से ही मुजफ्फरपुर सलियागंज मारवाड़ी धर्मशाला के निकट शराब की दुकान पर धरने पे बैठा। अच्छा, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? इस ब्लैक इंडियन को मजा चखाना पड़ेगा। कम फास्ट। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जानते चुका भैया, खबर मिली है कि पंडित नेहरू जी और उनके साथ कई बड़े नेता कुछ ही दिनों में इधर आने वाले हैं। यह खबर सुनकर लोगों में और उत्साह बढ़ गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उनके घर आने से हमारा आंदोलन और तेज हो जाएगा। इन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देंगे, छक्के। हाँ, छक्के छुड़ा देंगे। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशाखोरी बंद करो। बंद करो।
सर, यही है जो प्रश्न। शराब और गांधी की दुकान पर धरना करवाना बंद। सरकार को चौकीदारी टैक्स ना देने के लिए गांव-गांव अभियान चला। विदेशी कपड़े के आयात पर रोक लगाने के लिए प्रचार कार्य में शरीक हुए एवं हरिजन उद्धार आंदोलन को तेज करने में बड़ा बना रहता। और भीखनपुर चीनी मिल एग्रीकल्चरल फार्म में अंग्रेज सुपरवाइजर को इसी ने मारा था। इसको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला? डाला था हुजूर, लेकिन जेल से निकलने के बाद अब भी एक्टिव हो गया। ये तो मिस्टर गांधी से इंस्पायर हो गया, हीरो। मैं तुमको 1 मिनट का समय देता हूं। अगर 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं भागा तो तुम लोगों को शूट कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। शुरुआत डंडे से होगी। एक गोरे साहब, भागने की जरूरत आपको है हमारे इस देश का है कि ये देश हमारा है और हम अपने देश को नशाखोरी से बचा कर रहे हैं। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो। बचाएगा अच्छा, जब तुम बचेगा हिलने को हुआ तो शूट ही। सर, इसे जेल में लेके चलते हैं। इसका वर्ड में खातिरदारी करेंगे। क्यों मिस्टर? इसका खातिरदारी जेल में नहीं, इधर ही करेगा। हीरो बन जा, हीरो बन जा, हीरो बन जा, हीरो। विदेशी कपड़े बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 विदेशी कपड़े बंद करो, बंद करो, बंद करो। विदेशी कपड़े बंद करो, बंद करो, बंद करो, विदेशी कपड़े बंद करो, बंद करो, बंद करो, विदेशी कपड़े बंद करो, बंद करो, बंद करो, विदेशी कपड़े बंद करो। बंद करो, बंद करो। नमक कानून के विरोध में हमारे गांधी बाबा ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर आंदोलन कर रहे हैं। हम सबको भी उनका साथ देना होगा, हमें भी गांव-गांव जाकर आंदोलन करना होगा। और खबर मिली है अपने सीवर और बछवाड़ा में कुछ क्रांतिकारी भाइयों ने नमक बनाने का स्वयं कोशिश किया था, लेकिन उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हम लोग इससे घबराएंगे नहीं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जानते हो, खबर मिली है कि आज दोपहर चुप्पा भैया को जेल में बंद कर दिया गया है। अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला और धरना देने के जुर्म में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। घबराओ नहीं, वो ज्यादा दिन तक हमारे जुब्बा भैया को जेल में बंद करके नहीं रख पाएंगे। तब तक उन्होंने जितनी बात हमें समझाई है वो हमें करना होगा। फिर आप बांगुर भैया भी साथी हैं, चलो। हाँ। सर, हमारे कई पुलिस थाने के बिजली और टेलीफोन का तार काट दिया गया। सर, डाकघर में आग ही लगा दिया गया। सर, गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि 11 अगस्त रक्का की फसाद के झांकी दरवाजे पर इस भक्तों ने गुप्त बैठक की और उसमें मीनापुर थाने पर तिरंगा फहराने का योजना भी बनाया था। ओके, नो प्रॉब्लम। इस इंडियन को ब्रिटिश हुकूमत का पावर का अंदाजा नहीं है। इसको कैसे कुचलना है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ओके, कम फास्ट। अदेगा तो फिर जुब्बा समिति
पकड़ा गए होंगे? नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी के दीवानों को कुचलने के लिए नेपाल की सीमा से एक फौज की टुकड़ी मीनापुर के लिए रवाना कर दिया। 15 अगस्त 1942 की सुबह आजादी के दीवानों ने उन सब पर हमला बोल दिया, जिस संघर्ष में किशन देव पटवा, चतुर्भुज मिश्र, विजेश्वर भट्ट मौके पर ही शहीद हो गए और 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। लेकिन आजादी के दीवानों ने गुप्त तरीके से घटना में एक बैठक की और एक राजनीति बनाई, जो कि इतिहास में दर्ज हो गई। यस सर, मीनापुर थाने से लियो वॉलर बोल रहा हूँ। सर, कल थाने पर अटैक हुआ था और आज भी अटैक करने की कोशिश किया गया था, पर मैंने सभी को भगा दिया। पर सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, दे कैन अटैक मोर। यस सर, सर इसको पकड़ने के लिए मुझे जगह जगह पर छापा मारना पड़ेगा। ओके सर, ओके। सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो गया। रामपुर हरी के घटना के बाद आंदोलनकारी बदलाव में तुरंत है। कुछ भी हो सकता, हमें कुछ करना होगा। नो प्रॉब्लम, इस बार अटैक किया तो नहीं बचेगा। जैसे रामपुर हरी में 2-4 मारे गए, वैसे ही यहाँ पे पूरे क्वाड को शूट करवा के आस-पास के गुंडे बदमाशों को सबको इकट्ठा करवाओ और थाने के अंदर घुसने की कोशिश किया तो शूट ही। अंडरस्टैंड? यस सर। साथियों, रामपुर हरी में हमारे क्रांतिवीर भाइयों ने अंग्रेजों को उसकी असली औकात दिखा दी, इस बात पर गर्व होता है। पर कई क्रांतिवीर भाइयों ने अपनी जान गंवाई, उनके मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। मीनापुर थाने से अंग्रेजी झंडा उतारकर हम अपना तिरंगा लहराएंगे। पर जुबा भैया, हम लोगों ने कल भी हल्का किया था और आज भी, पर अपना झंडा नहीं लहरा पाए। हमें कुछ करना होगा। इसके पीछे कारण है, हमें और ज्यादा सुरक्षा में जाना होगा और इस बार थाने को पश्चिम और उत्तर दिशा से घेरेंगे। अपने सभी साथियों को इकट्ठा करो, आज दोपहर में ही हमला करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये लोग तो और भी खतरनाक हो गए। अब शूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! 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 बच्चा! इसने छोड़ना मत, अपना तिरंगा, भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! भैया, भैया, अरे तुम लोग तो समाज के दुश्मन थे, अब भारत माता के दुश्मन हो गए। लोग कितना भी क्यों ना बदमाश हो जाए, लेकिन अपनी माँ के साथ दगा नहीं कर सकता। अरे तू है तुम लोगों पर, तू अब सुन क्या ना, फायर! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
वीर भाइयों के मौत का बदला लेके रहूंगा। आज तू नहीं बचेगा। प्राण रक्षा के लिए उन्होंने भागलपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। केस चलता रहा। वालर हत्याकांड की सुनवाई हो गई। जुब्बासनी ने पहले ही चोरी की मंशा को भाग लिया था और अंत में अपनी क्रांतिकारी आवाज बुलंद की। वालर को इन लोगों ने नहीं, मैंने मारा है। दादी माँ, तो फिर जुब्बासनी जी को सजा हो गई होगी। चैनपुर के जुब्बासनी ने ये स्वीकार किया है कि मीनापुर थाने के एसआई यूं वालर को आग झोंककर इसी ने हत्या की है। अतः अदालत इसे फांसी की सजा सुनाती है। हाँ, उन्हें सजा हो गई। ब्रिटिश हुकूमत ने भागलपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी। 38 वर्ष की उम्र में 11 मार्च 1944 की मनहूस सुबह उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगा लिया। आज भागलपुर सेंट्रल जेल को जुब्बा सहनी केंद्रीय कारावास के नाम से जाना जाता है। समझे? चलो आज हम उन्हीं के पार्क में घूम कर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। भारत माता की जय! 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 गगन दमामा बाजियो। जाड़ों की भीड़ है निकलती जाए, गर्मी का काफिला गुजरता जाए। जाड़ों की भीड़ है निकलती जाए, गर्मी का काफिला गुजरता जाए। बारिश की छींट के जुलूसों के संग पतझड़ का कारवां निकलता जाए। सदियां दर सदियां
दत्त साहब, पहचाना? जी मैंने पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। कुछ याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली हैं, बातों के साथ इतिहास पुराना हो चला है, और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले हैं। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजे पर पड़ी एक ठकठक ही काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को ठकठकाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो कुछ याद नहीं आता और दूसरा शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि जरूरत से ज्यादा जोर डाल सकूं। तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव है। वो फैज अहमद फैज का शेर नहीं पढ़ा क्या? कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा। दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई उन शम्मों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? ये आज का समय है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में आकर मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से कई साल पहले जब्त कर लिया गया था, लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं पटना में था, मैं कलकत्ता में था, मैं इलाहाबाद में था, मैं सहारनपुर में था, मैं मेरठ में था, मैं दिल्ली में था, और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो तुम? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी, जिस दिन बाप चीखा था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था, और जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां बिफर कर बोली थी, ब्रिटिश एम्पायर को हम चढ़ उखाड़ के फेंक देंगे। अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो, और जमीन हमारी और मिट्टी हमारी और खेत हमारे। तुमने जन्मा है इसको हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। आज ये सांसें एक साथ मिलकर आसमां गुजा देती, आज ये सांसें एक साथ मिलकर धरती हिला देती, आज ये सांसें एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं मेरे साथ वाहे गुरुजी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी होंगी,
जहाँ की मिट्टी को अशुभ हो, मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया। और गांधी हमारे महात्मा, करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं इनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ इनको और बता दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। जनरल डायर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जनरल डायर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुख, ये बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो अकेला था और दूसरी तरफ 4-5 थे। चोट काफी आई? आई तो है। मैंने आज डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा। उल्लू का पट्टा है। उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज 1 साल होने को आ रहा है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? सारे अंधे होकर लड़ोगे। और तुम सब लोग कल कहाँ थे? देखो यार, प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, और तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, लेकिन तू मिला ही नहीं भगत। और फिर शाम को लाला जी ने चौराहे पर मीटिंग बुला ली। रात को हमें मालूम पड़ा कि वहां झगड़ा हुआ है। वैसे तू कहाँ था भगत? बेबे जी की तबीयत खराब हो गई थी सुख, इसलिए एकाएक जाना पड़ गया। रात की सवारी नहीं मिली, इसलिए सुबह आया। लेकिन तुम सब लोग ये तो पता कर लेते कि वो लोग कहाँ के थे। सालों से अगले दिन निपट लिया जाता। अरे वो पता चल गया है, ऑफिसर लेन के साहबों को लौंडे हैं। अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे उन्होंने FIR लिखवा दी उल्टे उसके खिलाफ। अब कुछ किया तो खामखा झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे ज्यादा क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा भगत तो इन सालों से निपट लिया जाएगा। वैसे ये मुइन कहाँ रह गया? मुइन? 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 भगवती भाई, हाँ। आपसे मिला था क्या शाम को मुइन? सुबह मिला था और फिर अचानक गायब हो गया। फिर पता नहीं कहीं दिखा। मुइन? 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 आराम से। मुइन, मुइन, मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। सिर्फ एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम, उन लोगों के नाम मुइन। जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन, और बाकी दो को मैं नहीं जानता। ये ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं? हाँ वही। ठीक। सुख, हाँ। थाने में FIR में बाकियों के नाम तो दर्ज तो होंगे ही। इन लोगों के लिए 3 लोग ही काफी है। हॉकी स्टिक्स ले लेना, और बाकी हाथ पैर, ये सब साले रात को क्लब से दारू वारू पी के लौटते हैं। पीपल मीनार के पास बचा देना। ठीक। और हाँ, देखना इनकी गाड़ियों का एक भी कांच सलामत ना बचे। बहुत नाज है इन्हें इन पर। समझ गया, चल। अरे भगत, क्या क्या कर रहा है? पूरी पूरी बात तो सुन लो यार जल्दी। अरे हो सकता है कि गलती इसी की रही हो। कुछ भी क्या बात कर रहा है? मेरी गलती? मेरी गलती? मैंने खेरू को बचाया, वो मेरी गलती थी। यहाँ खड़ा होकर बकवास किया जा रहा है, वहां चौड़े में आने में तेरी दम निकल रही थी। अरे तो मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहा है यार? हर बात को ठंडे दिमाग से सोचा जाएगा ना। अब उनका रंग सफेद है तो क्या हर बार गलती उन्हीं की होगी? हाँ, उन्हीं की होगी। भगवती भाई, अब कहने को तो हम कुछ भी यूं कह सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। मुइन, क्या बात हुई थी? कल हमारी बात हुई थी ना कि जगमग में फिल्म देखने चलेंगे शाम वाला शो। हाँ। मैं टिकट लेकर इन सबका इंतजार कर रहा था। इतने में अंदर से शोर सुने थे। मैं अंदर भागा तो मैंने देखा कि वो चारों अंग्रेजों की औलाद अपने खेरू को नीचे जमीन पर लेटा लेटा कर मार रहे थे। वो खैरू टांगे वाला? हाँ वही भगत। और उसे मारते हुए बहुत ही गंदी बकवास किए जा रहे कि हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे।
बापू को लेना पड़ा ना तुम्हारे मुंह में, हमसे कंधे से कंधा बुला के चलोगे। उसके बाद उन अंग्रेजों ने खेरू के हाथ पे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने उसका पूरा हाथ झिझोड़ के रख दिया। फिर जब उनमें से एक खेरू की बहन की तरफ बेच कहता हुआ आगे बढ़ा ना भगत, तो मैं रोक नहीं पाया, मैं उनके सामने आके खड़ा हो गया। उसके बाद वो मुझ पर ही हाथ के टूट पड़े। खेरू ने कितनी बार लिफ्ट दी अपने नेशनल कॉलेज के छात्र को, दी है नहीं दी, है ना? तो वो मेरे नाक पे ठोकरें मारी उन अंग्रेजों ने। फिर अब्बा आए, वो मुझे जब जाके छोड़ा गया। चल कोई बात नहीं, लेकिन ये बता बात क्या हुई थी वहां पे? खेरू गलती से एक क्लास में घुस गया होगा, उसका घुटना टकरा गया इनसे, बस टूट पड़ा उस पे। अब बोल भाई, गलती किसकी थी? अब इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आजकल गलतियों का हिसाब किताब बहुत रखने लग गया है तू। चल कोई बात नहीं मोइन, अब जो हो गया सो हो गया, तू चल आराम कर। अब जो आगे होगा वो हम लोग समझ लेंगे। जा, और इस तरह मुंह भी सोचने की जरूरत नहीं है। हंस, जा पानी पी और आराम कर। अब जो होगा हम लोग देख लेंगे, तो चिंता न कर। ठीक है सुनते। अरे लेकिन भगत, एक बात तो रही गई यार। क्या? अरे फिल्म वाली बात, बोलो चलते हो आज? हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। लेकिन मूवी की बात जो तुमने कही है यार, पौराणिक फिल्में जो बन रही है, ये इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बताओ तुम में से किसी ने ये येलो पैम्पलेट पढ़ा क्या? येलो पैम्पलेट ये क्या है? अरे कुछ नहीं यार, सन्याल बाबू ने सारे पुराने बिखरे क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद भारत। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पे छपा है, उस पर्चे को कहा जाए पीला पर्चा, यानी येलो पैम्पलेट। वाह, वेरी गुड। यानी देश को आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। अरे क्यों नहीं बन सकता भाई? अगर शादी नहीं की तो घर में सहरा छुपा के भी ना रखे। यार मेरा ना इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। कभी गदर पार्टी, कभी होम रूल सोसाइटी, अब ये HRA। अरे भाई, इससे होना जाना क्या है? तो फिर और किससे होना जाना है? देख भाई भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस ये नॉन कोऑपरेशन वाली बात को छोड़ दिया जाए तो। नॉन कोऑपरेशन वाली बात ही तो करते हैं। अब देख, वहां थोड़ी तो दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत इसलिए होगी ना क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है। यहाँ मौजूद ये सारे लोग उसके मारे रहे हैं। अब देख भाई, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। क्या पाया? पाया क्या? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पाया, हाँ, पर उसमें भी ना जनता का ही दोष है। क्या दोष है भाई? अरे भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई और उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाई, 2500 लोग मारे गए और भीड़ ने थाने में आग लगा। अरे तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो थाने के बाहर मत्था टेक कर आगे निकल जाते। ये क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़कर आया मार्कंड त्रिवेदी फिजूल बात कर रहा है? अरे तू फिजूल इल्जाम मत लगा भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ उस मूवमेंट में कूदा था। हाँ, कूदा था, क्योंकि बाप ICS और बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं, तो सोचा चलो एडवेंचर ही कर लेते हैं। तहजीब से बात कर तू सुखदेव, अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है। और मैं आज भी कहता हूं कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ जाएं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में कि आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है कि इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नाली में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। इन छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे थे, तख्तियां उठाई थी। फिर एक दिन
अचानक सुबह पता चलता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया है। बच्चे मुंह बाए ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूल के गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में दाखिला उनका मुमकिन नहीं। कहां जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ, याद है मुझे। मैं तब भी इतना परेशान नहीं हुआ था। क्या बोल रहा है? अबे तू परेशान नहीं हुआ था? अबे कुत्तों की तरह बिलबिलाते हुए आया था नारकली के होटल पर कि भाई भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, मेरी पढ़ाई कैसे जारी होगी? भूल गया? तहजीब से बात कर तो सुखदेव। ओए चल ओए, चूल्हे ढीली हो गई थी तेरी। वो तो गनीमत मना लाला लाजपत राय का कि वक्त रहते ये नेशनल कॉलेज खुलवा दिया हम जैसों के लिए, वरना हाथ में कटोरा लेकर ना दर दर की ठोकरें खा रहा होता। अरे दर दर की ठोकरें खाए मेरी जूती। तुम जैसों को 50 को ना अपने घर पे नौकरी रख सकता हूँ। चाहिए क्या किसी को तुम में से? चाहिए नौकरी? साले नौकरी देगा हमको? साले एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो हमारी भावनाओं का। साले चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना तुझे याद है, लेकिन उनका ही जिनकी गोली से मारे गए। और जलियांवाला कांड को तू भूल गया? तू उसको इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि उनमें तेरा बाप, तेरा भाई या तेरी बहन नहीं थे। This is too much, भगवती भाई। This is too much। Nothing is too much। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मिस्टर गांधी कि इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने? पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे, तोड़ दे हवा के रुख को जो वो आड़े आए रे, तोड़ दे उमड़ती रुख को आंख जो दिखाए रे, पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे। ला 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 ला। खून से सनी मिट्टी को भूल तो ना जाए रे, फिर भले ही सारी पगड़ी खून से ना आए रे, खून से सनी मिट्टी को भूल तो ना जाए रे, फिर भले ही सारी पगड़ी खून से ना आए रे, पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे। ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी, आज तो मचा बाबट है ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी, यार पढ़ के दिल का हाल सरे बाजार नाच दी, यार हंस के बोला नाचो वो सवार नाच दी, वो सवार नाच दी। This is 5th May 1930। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का कार्यवाही शुरू होता है। बहुत जल्दी नहीं शुरू हो गए जज साहब, अभी तो हमें पकड़े हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स का नाजायज हथियार से हत्या करने का इल्जाम लगता है। हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? जी अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता। ऑर्डर! दिस इज अ कोड। अच्छा, बिहेव प्रॉपर्ली। अच्छा हुआ भाई बता दिया, वरना हम तो तबेला समझे थे। ऑर्डर! जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आप लोगों के पास से पिस्टल बरामद हुआ था। अब ब्रिटिश साम्राज्य के पास हथियारों की कमी तो है नहीं, हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हो गया होता। ऑर्डर! मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू किया। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। आप लोगों ने हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया था, आप लोगों ने उसे अमल करने से मना कर दिया है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं।
और आप लोगों से ज्यादा ये एहसास किसी को नहीं है कि आज हम लोग वार्निंग देने की हालत में हैं। बिल्कुल। आप लोगों की डिमांड पर गौर किया गया। आपकी खाने को लेकर की गई कंप्लेन बेबुनियाद पाई गई। अगर सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को ब्रिटिश साम्राज्य बेहतर कहती है, तो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटोज विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्थ के नाम से सर्व किया जाता होगा, लेकिन हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम। घटिया। आपकी दूसरी डिमांड यह है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। आपसे स्तर के नीचे का काम नहीं कराया जाता। आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्ड से काम करने से कुछ बिगड़ जाएगा आपका? अच्छा ठीक है, तो फिर आप कभी बग्घी में हमें बिठाइए और खुद घोड़े की लगामें थामिए और अपनी मेम साहिबा को अपने बगल बिठाकर कहिए कि अपनी पतली महीन आवाज में चिल्लाएं, हटो मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। खाम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। आपकी तीसरी डिमांड ये है कि आपको खाना साफ चाहिए? जी। आपको पहनने को साफ चाहिए? जी। आपको क्या लगता है आप क्या कोई कैजुअल रीपर है और हिल स्टेशन पे बैठे हुए हैं? सर जी, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुस आए जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग के आ जाती है। आपको क्या लगता है हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग मैटरनिटी लीव पर है? तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी। आज तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी। यार के दिल का आज मेरा नाम फड़ेंद्रनाथ घोष है। मैं इन लोगों के साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से लेकर बम बनाने की फैक्ट्री तक साथ ही था। आपने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई इनके साथ मिलकर? यस। आपने उसमें सहयोग भी दिया? यस। योर विटनेस? शिव। हाँ, तो फैक्ट्रीज हमने लगाई थी। हाँ। किस किसने? करीब करीब सभी ने। लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम से भी काम चल जाता है। क्यों? अगर आप गन कॉटन मेरठ से खरीदे। गन कॉटन कलकत्ता मिलता है मिस्टर। लेकिन सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। हाँ, तो हमने भी बनाया। और बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल अब मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, लेकिन बस सबूत नहीं छूटने चाहिए। प्लास्टिक के खोलों से आप बम कैसे बनाते हैं मिस्टर घोष? बम में हमेशा मेटल का खोल लगता है मिस्टर। पटाखे और बम में अंतर होता है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम। आज यतीन्द्र दास क्या होते तो बताते कि सामने खड़े इस आदमी को बम तो क्या पटाखा तक बनाना नहीं आता। क्या कहा? पटाखा? हाँ। पटाखा बनाना नहीं आता? जी आता। अरे पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्टपीटर 70%, 70%, सल्फर 15%, 15%, और चारकोल 10%, 10%, कार्बन के प्रोडक्शन के लिए। कार्बन की प्रोडक्शन। उसके बाद घर में काम आने वाली शीशा, किरचे, उसको एक मेटल के खोल के अंदर भरकर बस बूम। आज तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी। आज तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाच दी। यार भगत, वो बेवकूफ बम बनाने की सारी विधि बक गया वही भरी अदालत में जर्नलिस्ट के सामने। कल हिंदुस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज छपी होगी बम बनाने विधि, वो भी तफसील से। अब तक तो साला हर घर में कुटीर उद्योग लग चुका होगा। आज तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी। आज तो मचा बवंडर, आज तो मचा बवंडर। You will have to follow and rules and regulation of this court, Mr. Singh. आप लोग यहाँ पर हथकड़ी में बैठेगा और कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं गाने का सेशन हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां तक हथकड़ी का सवाल है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम, तो हाथ हमारे हैं, चाह हमारी है।
और टेररिस्ट और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बीच का फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी है। और जहां तक इन गानों का सवाल है तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहां तब बजता है जब होली मनती है, जब धान काटा जाता है, जब चौका लीपा जाता है। कभी आप भी अपने इन गोरे गोरे हाथों से चौका लीप करके देखिए, आपका भी मन बेचैन हो उठेगा इनको गाने के लिए। क्या आपको मालूम है ये केस आपकी गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वायसरॉय इरविन के इस नए शगुफे का हमको पता है। जुडिशरी के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कैदियों के ऊपर उनकी गैर मौजूदगी में केस चलाए जाएंगे। रिस्पेक्टेड वॉयरास के बारे में रेस्पेक्ट से बात कीजिए। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हमें पता है इस गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, जहां ब्रिटिश साम्राज्य ने श्री गांधी के शांतिपूर्वक धरना करने की मांग को स्वीकार कर लिया है और इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर से 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर से 20% तक का टैक्स घटाया गया है, जो यहां के बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थों को ही सिर्फ घर देता है, उनकी रक्षा करता है। ना ही किसानों पर से लगान कम हुए हैं और ना ही नागरिकों पर से टैक्स, यहां तक कि नमक कर तक नहीं हटाया गया है। और साथ में सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। शायद आपके गांधी साहब को यह नहीं मालूम कि 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी जिंदा जेलों में सड़ रहे हैं। लाहौर, महुआ बाजार, काकोरी, इन सब में से किसी एक को भी नहीं छोड़ा गया। इनके बारे में क्या कहता है आपका गांधी इरविन पैक्ट? आज तो मचा बवंडर, ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी। आज तो मचा बवंडर, ये कैसा सरकार नाच दी, आज तो हुआ गजब है वो तो ज़ारो ज़ार नाच दी। यार के बढ़ के दिल का हाथ सरे बाजार नाच दी, यार ने हंस के बोला नाचो वो सवार नाच दी। ओए भगत, अपने शिव भाई की गर्दन में तो यार पैडिंग लगवानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर फांसी का फंदा उनके गर्दन में फिट हो पाएगा। साली के गर्दन ही है दिया सलाई। यार अपने भगत के लिए गड्ढा खुदवाना पड़ेगा। क्यों भाई? तब जाके तुम्हारा कद दिख पाएगा। अरे तुम आदमी हो या कुतुब मीनार? और अगर यही बात तुम पंडित जी से कहते तब? किसकी मजाल है जो इस माउजर के रहते मेरे शरीर को? मैं अभी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा भगत, मगर तुम लोगों की बहुत याद आती है। भगत, अरे भाई जयदेव, आ यार। अरे शिव, कैसे यार? अरे चुप हो जा। सुख, शिव भाई। अरे जयदेव, जयदेव, तुम्हारी फांसी से पहले हमें आंध्र प्रदेश की राजमहेंद्री जेल भेजा जा रहा है। विदा नहीं दोगे सरदार? साथ में एक सवाल, तुम मरने जा रहे हो, दिल से बोलो, तुम्हें इसका कोई अफसोस तो नहीं? अपना काला पानी की सजा भोगने के बाद जेल से निकलना, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करना, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना, और जब वो बड़े हो जाए ना तब उन्हें हमारे बारे में बताना कि तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी थे। तब हम एकदम जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक मूल्य क्या हो सकता है? Time is over. Come back, man. कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेमदत्त 3 साल, कुंदनलाल 7 साल, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, आजन्म काला पानी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। मुझे आज भी याद है जब राज महेंद्री जेल में जेलर ने मुझे एक खबर दी थी तो मैं सीखचों में सर पटक पटक कर रो उठा था। दूसरे कमरे से जयदेव की सिसकियां सुनाई दे रही थी। फांसी हमेशा सुबह 6 बजे के बाद दी जाती है। सुना दंगा भड़कने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई और उनकी लाशों को टुकड़ों में काटकर बोरों में भरकर जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया गया और वहां खौफ के मारे उन्हें अधजली हालत में ही सतलुज में फेंक दिया गया। उनकी समाधि आज भी हुसैनी वाला नाम की उस जगह मौजूद है। आजाद उससे 1 महीने पहले जा चुके थे। 27 फरवरी को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क की मुठभेड़ में। मगर मैं आज भी जिंदा हूं इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था। बस कभी कभी रातों में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था? मुझे आज भी याद है वो कहा करता था, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे।
मेरे चोली में तेरे माथे का पसीना है और थोड़ी सी तेरे आंचल की बूंदें हैं और थोड़ी सी है तेरे कांपते बूढ़े हाथों की गर्मी। और थोड़ा सा है तेरे आंखों की सुर्खी का शोला। इस शोले को जो देखा तो आज ये तेरा लाल बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती। मेरा रंग दे बसंती कुछ कमियां रह गई हो, गलती रह गई हो तो माफी लीजिएगा। गलती हुई होगी, मेरी तरफ से हुई होगी, मेरे कलाकारों ने गलती नहीं की है। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। हमारे नाटक के डायरेक्टर हैं सज्जाद हुसैन खान। सज्जाद जी अपने कलाकारों का परिचय कराएंगे। असली परिचय तो जिस चरित्र को जिया है वही है, लेकिन एक फॉर्मल है, इनका नाम भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। शिवा कुमार, संजय वर्मा, मयंक तिवारी, ऋत्वी, ओपी सागर सर के हम आभारी हैं। ये डिप्टी रजिस्ट्रार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी कार्यरत हैं, समय निकालकर इस नाटक में भूमिका निभाई। प्रयाग पांडे, प्रियांशु राज, ज्योति जेलिया, नाटक की कॉस्ट्यूम्स और सह निर्देशन एवं पूरा मैनेजमेंट। मतलब अगर रोटी भी खाना होती थी तो ये लाएंगी तभी मिलती सबको। किशोर, अभिषेक गिरी,